नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, यानी बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। ये तो चुनाव, ये सरकार की बात है, निर्वाचन आयोग की बात है। तो अभी हम आए हुए हैं जमशेदपुर जिला। जमशेदपुर जिला में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 23 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं जूली जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो जूली जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद। जी बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने सारे झारखंड वासियों को अपनी ओर से आने वाले नववर्ष की और दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मैं इस वार्ड नंबर 23 की पार्षद हूं और यहाँ मुझे अपने जनता ने चुना है। मेरे वार्ड के जनताओं का बहुत समर्थन सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद रहा और उनके सहयोग के द्वारा ही मैं इस कुर्सी को संभाल रही हूं। और बस यही आशा करती हूँ कि आगे भी उनका सहयोग मिलता रहे। इस 5 वर्षों में मेरे कार्यकाल में मैंने जितने अपने से हो सके 365 दिन उनके ज़रूरतों को, समस्या को देखते हुए मैंने उनका समाधान किया। जो भी लोग मेरे यहाँ आए, मुझसे हेल्प मांगा, जो भी कार्य हुआ उनको मैंने संपन्न किया। और मेरे कार्यकाल में डेवलपमेंट को देखा जाए तो करीब कुछ ऐसे छोटे छोटे रोड हैं जहाँ पे पानी का जमाव बराबर रहता था। उस रोड में लोगों का आना जाना, गाड़ी पार होना बहुत ही मुश्किल होता था। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे मेरे कार्यकाल में सबसे पहले जीआर कॉलोनी, जो एक स्लम एरिया पड़ता है, वहाँ बराबर लेबर भेज के मुझे नाला साफ़ कराना पड़ता था। बहुत कचरा जमा हो जाता था प्रतिदिन। लेकिन मैंने वहाँ पे सबसे पहले पीसीसी रोड बनवाया और आरसीसी नाला का निर्माण किया विथ स्लैब। वो मेरा सब दिन का समाधान हो गया है कि लोगों का आना जाना उस रास्ते से बहुत अच्छा हो गया है। और मेरे कॉलोनी में जो भी छोटे रोड हैं, छोटे छोटे रोड थे जहाँ पे पानी का जमाव था, उसे मैंने अपने योजना द्वारा उन रोड का निर्माण कराया, जहाँ की आज चलने लायक स्थिति हो गई है। और अभी जो नए योजना आए हैं जिसमें मेरे कॉलोनी के अशोक विहार से लेके कल्पनापुरी मेन रोड तक नया पीसीसी रोड बनने जाएगा, जो कि ये छठ के बाद ये कार्य शुरू होगा। और एक बहुत बड़ा मैंने योजना दिया है अपने कॉलोनी के लिए, जहाँ की एक मीटिंग करने के लिए या कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम करने के लिए मेरे कॉलोनी में जगह नहीं थी। तो मैंने एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का योजना दिया है, जो भी छठ के बाद कार्य शुरू होने वाला है। और जो भी मेरे कार्यकाल में जितने भी कैंप वगैरह लगाए गए, मेरे इसके पहले कभी भी कॉलोनी में कोई भी कैंप इस तरह का सरकारी योजना को लेकर नहीं लगाया गया था। पेंशन भी मेरे कॉलोनी में करीब 0 था। तो मेरे पार्षद पद पे आने के बाद मैंने अपने कार्यकाल में करीब 250 पेंशन बनाया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ज़्यादातर वृद्धा पेंशन ही है। और उसके बाद राशन कार्ड करीब 450 राशन कार्ड बनाया। कोरोना से करीब मेरे नज़र में करीब 3 घरों में मैंने 50,000 का जो अनुदान सरकार द्वारा मिलता है वो करवाया। 1 लाख रुपये का सड़क दुर्घटना से एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उस घर को मैंने दिलवाया है, सरकार दिलवाने का कार्य किया है बस। और इस दौरान आपने बहुत ही बेहतर से बेहतर काम किया है। तो ये बताइए कि अब तक कितने लोगों को आपने पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने का काम किया?
मेरे वार्ड में करीब प्रधानमंत्री योजना का लाभ मैंने दिया है। जितने भी लोग द्वारा फॉर्म भरे गए हैं मेरे द्वारा या जो भी मेरे पास आए हैं, मैंने अपने वार्ड में करीब 42 लोगों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलाया है। मेरे वार्ड में ज़्यादातर किराएदार हैं, तो उनको ये सरकार द्वारा जो योजना है उनका लाभ मैं दिलाने का कोशिश की हूँ। जी, जी। और हाँ, वृद्धा पेंशन करीब 250 किया हूँ। अब वृद्धा पेंशन के 250 लोगों को मैं इसका लाभ दी हूँ और करीब अभी 0 पोजीशन पे है और इसका अभी मेरे 90% घरों में अब पेंशन आना भी शुरू हो गया है। करीब कुछ ही बाकी है जो कि अब 2-4 महीना में वो आ जाएंगे उनके भी अकाउंट में। और बस राशन का काम 450 राशन कार्ड हुआ है, ठीक है, बना है। बताइए कि इतने आपने डेवलपमेंट का काम किया, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? सबसे पहला तो है कि मेरे कॉलोनी में मेरे पार्षद बनने के पहले मेरा वार्ड में जो चौक के पास सामुदायिक जो शौचालय है वहाँ पे जो हाईमास्ट लाइट है, ये आपका 5-6 वर्षों से बंद पोजीशन में था, जिसके कारण चौक पूरा अंधेरा रहता है, लोगों का जमाव रहता था, वहाँ पे अड्डाबाजी होता था। लेकिन वहाँ मेरे पार्षद जीतने के बाद लोगों के जो समस्या है इनको देखते हुए मैंने सबसे पहले उनका समाधान किया और हाईमास्ट लाइट को ठीक कराया और 5 लाइट को 9 लाइट जो उनमें है वो सारे 9 लाइट को मैंने एलईडी लाइट ये करके और कॉलोनी में पूरे स्ट्रीट लाइट 50 लाइट हर रोड में करीब लगाया है, खोज खोज के मैंने सर्वे के दौरान, जो कि आज कल्पनापुरी दूर से देखने में प्रकाश में ही दिखता है, तो वो अच्छा लगता है। और मेरे महत्वपूर्ण है कि आपके वार्ड में ही नगर निगम का ऑफिस पड़ता है। हाँ, मेरे वार्ड में ही पड़ता है नगर निगम ऑफिस और इसके कारण मुझे उतने कोई भी लोगों के समस्या को लेके उन तक पहुंचाने में उतनी दिक्कतें नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पार्षद होने को लेके मेरे वार्ड के बड़े बुजुर्गों का सबका सहयोग मेरा रहा है। सबका सहयोग से मैं इस आज जो कुछ भी हूँ उनके ही सहयोग से हूँ और उनके आशीर्वाद से। और आने वाले काल में मैं यही आशा करती हूँ कि उनका आशीर्वाद और सहयोग सब दिन बना रहे, ताकि जो भी काम छूटे हैं मैं उनको पूरा कर सकूं और हर घर की समस्या को, घर घर की जो भी समस्या है छोटी से छोटी, मैं उसको पूरा कर सकूं। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी तो फिलहाल यही है कि रोड की स्थिति जो तीनों एजेंसी द्वारा कार्य हुआ है, आपका जिंदल, सीवरेज और गेल गैस द्वारा, इसमें जो भी रोड मरम्मत हुआ उसमें क्षतिग्रस्त हो गया है। और आने वाले दिनों में मैं योजना के द्वारा इसको पास तो करा दी हूँ, बस ये बनने वाले हैं। और ये अगर रोड का समस्या और पानी का समस्या जो सप्लाई वाटर का गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाती है, जो कि हर घर में बोरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ये वाटर सप्लाई वाटर का अगर समस्या दूर हो जाए और रोड की मरम्मती हो जाए तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? देखिए, मॉडर्न वार्ड के रूप में मैं तो यही चाहूँगी कि हर तरफ रोड चकाचक हो और सभी चीज़ की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, ड्रेनेज की मरम्मती हो, पार्क हो, एक बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड हो, ये सारा सुविधाएं मैं चाहती हूँ कि मिल जाए। और मेरे जनता का भी, वार्ड के जनता का भी सहयोग हो इसमें, नगर निगम का भी सहयोग की ज़रूरत है। बस यही कहना चाहूँगी। जी। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको मिल जाता है और आप पार्षद चुने जाते हैं और इस बार पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का पद चयनित होगा, तो क्या उप महापौर के लिए भी फाइट करेंगे? क्या अभी तो इस विषय में मेरी कोई लालसा नहीं है उपहार के लिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने वार्ड के बीच ही रहूं, उनके सहयोग से और उनका सेवा करती रहूं बस। और ये मुझे अच्छा भी लगता है, हर घर भेंट करना, सबसे परिचय जो मेरा फील्ड बना हुआ है, सबसे परिचय बना हुआ, सबका व्यवहार, सबका सम्मान मिलता हुआ, ये मुझे अच्छा लगता है। ऐसे मुझे अभी डिप्टी मेयर की ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही उम्मीद। मैं अपने वार्ड के बीच ही रहना चाहती हूँ, सबका प्यार और सम्मान
और आशीर्वाद पाना चाहती हूँ बस। और आगे की जो भी मेरी कमी है कामों की, मैं चाहूँगी कि उनके सहयोग से और उसको मैं ऊपर तक जाके उनका समाधान कर सकूँ। ठीक। मुझे बताइए कि एक तरफ कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या सही है? ये तो सही नहीं है, क्योंकि कोरोना देखिए 2 साल कोरोना के होने के बाद ऐसी स्थिति हो गया, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे बिज़नेस हो, हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है इसका, और चाहे ठेकेदारी हो। लेकिन बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, हर घर में सरकार को ये सर्वे करके देखना चाहिए कि क्या समस्याएँ हैं, कि क्या दशा है बेरोज़गारी के कारण, और इस स्थिति में अचानक अगर होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया गया, ये बहुत गलत डिसीज़न है। मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसको जल्द से जल्द जो पहला शुरू में जो होल्डिंग टैक्स लोग देते थे उसी में उसमें लॉक कर दिया जाए, ताकि लोगों को और परेशानी ना हो और उनको जीने खाने के लिए, नौकरी के लिए एक रास्ता, एक अवसर दिया जाए। ये बताइए कि जिस तरह से आप जनता के प्रतिनिधि हैं, उसी तरह से जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए है और जब भारत का संविधान एक है तो वह एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और आप लोग को केवल मानदेय मिलते हैं और कुछ महीनों से देख रहे हैं कि आप लोग को तेल का सुविधा मिलता है 30 लीटर। तो क्या केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखिए, इस विषय में तो कहना चाहूँगी कि हम लोग तो जब से ये पार्षद बने हैं, तब से 365 दिन काम करना पड़ता है, चाहे कैसो भी समस्या हो, छोटी-बड़ी जो भी हो, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ और आशा यही करती हूँ कि मैं अपने कार्य में सफल रहूँ और अपने वार्ड के जनता को खुश रख सकूँ और उनके सारे दिक्कतों को दूर कर सकूँ। और रही बात मेरी सरकार से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि पूरे झारखंड राज्य में जहाँ भी नगर परिषद या नगर निकाय है, सभी जनप्रतिनिधियों को एक समान दर्जा दिया जाए, एक समान देखा जाए और एक समान अधिकार मिले। बस यही है। और पेट्रोल की जो मिलती है, हम लोग जनता की सेवा के लिए, मान लीजिए काम के लिए, जैसे ही ब्लॉक जाना, सरायकेला जाना, कोई भी पेंशन राशन के काम को लेके दौड़ते हैं, तो ये हम लोगों को जो भत्ता दिया जाता है पेट्रोल का, उसमें सरकार तरफ से जो भी भत्ता मिलता है उसमें हम लोग को सहयोग मिलता है, आगे सुविधा मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत इसकी धन्यवाद करती हूँ। ये कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रहे हैं कि बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आप लोग का चुनाव करा लें, यानी नवंबर या दिसंबर में। तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे चुनाव हो? देखिए, हम लोग तो चुनाव के लिए ऐसा बात नहीं है कि कुछ दिक्कत है, क्योंकि हम लोग 365 दिन काम कर रहे हैं, दिन रात जब भी जनता आ रहे हैं, 24 घंटा उनके लिए, दिन रात मतलब छोटी से छोटी समस्या को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिक्कत नहीं है, जो काम नहीं कर रहे उसके लिए दिक्कत है, बट हम सब दिन हम तैयार रहते हैं। पर इसके लिए सरकार का अगर डिसीजन है कि चुनाव पहले किया जाए या बाद में किया जाए, ये तो उन पर निर्भर करता है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा तैयार हैं, बट समय पे हो जाए तो और अच्छा रहेगा, बस वही अपील है उनसे। अंतिम सवाल आपसे है कि एक आप महिला हैं, पार्षद हैं और जो भारत के राष्ट्रपति हैं महिला हैं, आज वो राष्ट्रपति हैं, उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से हुआ, कैसा लग रहा है, क्या प्रेरणा लेते हैं आप? ये बहुत गौरव की बात है कि वो पार्षद से एक छोटे से छोटे पद से इतने बड़े पद पे हुए हैं, आज इतने लोकप्रिय हो गई हैं कि सारी जनता उनको मतलब ये करती है। तो ये हमारे लिए, सारे नारी जाति के लिए ये गौरव की बात है। क्या आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? इच्छा तो रखती हूँ, पर अभी तो छोटे से छोटे जितने कार्यों को मैं चाहती हूँ कि ये सारे को मैंने सबका समाधान करते हो, अगर भविष्य में मौका मिले तो ज़रूर उसके लिए कोशिश किया जाएगा। 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? कैबिनेट में हेमंत सरकार ने इसे पारित कर दिया गया है, क्या ये सही है? देखिए, 1932 का खतियान को लेके तो सर्वप्रथम मैं जितने झारखंड वासियों को जो भी मेहनत किए हैं, आंदोलन किए हैं भूखे प्यासे, उनको बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देना चाहूँगी कि आज झारखंड अलग होने के बाद उनको उनका अधिकार मिला। एक गरीब से गरीब
जो भी है वृद्धा, उनको उनका अधिकार मिला और उनका आंदोलन सफल हुआ। लेकिन सरकार से यही है कि सभी लोगों को देखते, झारखंड में सभी तरह के जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग, सबको समान दृष्टि से देखे और सबको समान उनका समाधान करे, बस यही कहना चाहूँगी मैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 23 के जूली जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं बहुत कहना चाहूँगी कि मेरे वार्ड के सारे जनता इतने अच्छे और इतने सहयोगी हैं कि मैं उन लोगों से यही आशा करती हूँ कि आने वाले कल में भी मुझे एक अपना आशीर्वाद और सहयोग दे और उनका सेवा करने का एक मौका दे। और इनके साथ आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए इतने दूर से हमारी इंटरव्यू लेने के लिए आए। बस आगे भी आप आते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।